आज हम पढ़ने वाले हैं गैंग्रीन कहानी। यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई यूनिट 7 में जो कहानियाँ लगी हैं उनमें से एक है गैंग्रीन कहानी, अक्षय द्वारा लिखित है। तो लाइन बाय लाइन इस कहानी को पढ़ेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, लाइन की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, कितने समय, मतलब जो समय आया था, मेन चीज़ें जो पूछी जाती है। एनटीए जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है उसी तरह से आज हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गैंग्रीन कहानी। दोपहर में सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी सीधे विस्मित से उठी, जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा आ जाओ और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे चल दिया। पीछे वो लिया। फिर भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, मालती ने उत्तर दिया। इस कहानी में 3 पात्र हैं, मालती, महेश्वर और टीटी। और मैं जो है वो कवि के रूप में आता है। ठीक, कवि ही है जो बार बार मालती से मिलने आया है और क्वेश्चन करता है। मालती मालती की दशा देखता है कि मालती किस सिचुएशन में अभी है, वो पहले कैसे थी। एक तरह से ये बोलेंगे कि पूर्वदीप शैली में लिखी गई कहानी है। ठीक, क्योंकि वो पहले की याद और वर्तमान की दोनों की तुलना करता है कि ये पहले कैसी थी, अब कैसी है। ठीक है। कब से आए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। कब से गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कह करके पूछने को हुआ। उसने क्या सोचा मन में कि हूँ किया और पूछने को हुआ आगे भी, और तुम इतनी देर क्या करती हो। पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। शायद यह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे के शिशु के रोने की आवाज सुन करके उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक करके थकी हुई सी उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देख कर के सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस पर छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सही कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और इकट्ठे पीटे, हंसे, और हमारी पढ़ाई भी बहुत कुछ इकट्ठे ही हुई थी। और हमारे व्यवहार में सदा साख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी मातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं थी। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व उससे देखा था तब वह लड़की थी। वह आज विवाहिता है, एक बच्चे की माँ है। माँ भी है, इसमें कोई परिवर्तन उसमें यह आया होगा तो क्या, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। मालती बच्चे को लेकर के लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमा करके कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, क्या नाम है, इसका क्या नाम है। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुखसा सा होकर कहने लगा, ओहो ओहो ओहो। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगे। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें वे प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने तो कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई है। मालती का विवाह सिर्फ 2 वर्ष हुआ है हुए।
जब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, या तो मुझे इस दूर मतलब विशेष अंतर पर रखना चाहती है, वो क्वेश्चन कुछ पूछना नहीं चाहती, क्योंकि वह निर्बद्ध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती है। जैसे पहले वो स्वच्छंद थी, अब तो ऐसे वो नहीं होगी। पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। पर जिस तरह से वो मौन है, ऐसा तो अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। और फिर तो वो उसका रिश्तेदार भाई भी है, सखा भी है। मैंने कुछ खिन्न सा होकर के दूसरी ओर देखते हुए कहा। दूसरी ओर देखते हुए उसने, क्या है, मैं मतलब लेखक जो आया, उसने कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेषता प्रसन्नता नहीं हुई। एकाएक चौंक करके कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्नसूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, लेकिन विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उस उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बोली हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जाग कर गतिमान करने करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्रुज्जीत जीवित करने की और चेष्टा से सफल न हो रहा हो। जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं। चिर विस्मित में मानो चिर विस्मित में मानो सर गया मतलब मर गया हो। उसने क्षीण बल से उठ नहीं सकता था। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु को डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहती हो, पर उतार ना पा रहा हो। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिसी हिसी मतलब यहाँ पे टाइप एरर हो गया लगता है, हिली तक नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, परिचित हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठ करके बातचीत करने लगे, उसकी नौकरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषय के बारे में जो पहले परिचय पर उठाया करते हैं, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उनकी हैसियत से इस क्वार्टरों में रहते हैं उसकी हैसियत से वो क्या है, इस क्वार्टर में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल ग्राम को 1-2 घंटे फिर चक्कर, शाम को, ग्राम नहीं यहाँ पे शाम होना चाहिए, शाम को वो क्या करते हैं, 1-2 घंटे के लिए फिर चक्कर लगाने चले जाते हैं डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट धर्रे पर चलता है, ठीक। नित्य वही काम, उसी प्रकार मरीज को देखना, वही हिदायतें देना, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए मतलब वो स्वयं उकता गए हैं, और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी रुष्ट ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगे? हाँ, खा चुकी। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहती। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देख कर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, उह, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, यो ही गया है, ये हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को, डॉक्टर साहब चुप कर, जिससे वह और भी तेज रोने लगा। मालती ने उसे भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ही ले। और रोती
रोटी लेने वो आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्ति किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने इन लोगों ने खाना स्टार्ट 2:30 बजे किया था, ठीक। 3 बजे ये खा चुके। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ एक चिंताजनक केस आया हुआ है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दो की तो शायद टांग ही काटनी पड़े। गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ, चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, हाँ खा लूंगी, मेरे खाने की कौन सी बात, किंतु चली गई। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर के झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़े थे। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती ही आंगन में बैठी अपने आप ही कुछ लंबी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर से आ गई। मैं पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यों ही रौब तो जमाओ वो यों ही रौब तो मत जमाओ कि बहुत बचा हुआ था। मैं हंस करके कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात करती हुई बोली, यूं सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए और जो कुछ साथ लाई थी वही अभी वर्ती जा रही थी, अभी तक थी। मैं कुछ पूछा, नौकर कोई नहीं थे? कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 2 एक दिन से हो जाते, मतलब 1 2 दिन में चले जाते। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन, कह करके मालती क्षण भर आंगन में जा करके लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यह यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर न था, पर मेरी सहायता टीटी ने कि एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के बीते हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि इसने मेरे जाने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली भी नहीं, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया। मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2 एक दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ देर नहीं बोली, कुछ खिन्न सी होकर के हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरह देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, हो जैसे वह घर, जैसे ये मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कर रही थी, यह पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जा करके जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो, लारी में या पैदल? इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे भी क्या हो,
अच्छा, अच्छा किया। यहाँ तो बस कह करके मालती चुप रह गई। फिर बोली, अब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं। भला थके हैं और कुछ क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रही हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएगा। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर के। जब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा, मेरे विचारों साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर के एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं उगने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया, जिससे मेरी निद्रा भी टूट गई होगा। मैं उस मौन में सुनने लगा। चार खटक रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर के मालती रुक गई थी। यह 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती एक विचित्र, अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत वह थी भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनते गिनते ही वह उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे मोटर कार स्पीड मोटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है कि मैंने अपनी अंतिम शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली भी। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैं हाथों से मुंह पोंछते तौलिए महेश्वर से पूछा, आपकी बड़ी देर की आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह ग्रेंगिंग का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक आया एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस से बड़ी अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाते हैं, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, हर एक टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे और बोले, ना काटे तो उसकी जान जाएगी। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल के ना। क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुरा जाए तो ख्याल ही नहीं आता है। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप टिप टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। तब एकाएक उसे उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगा। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती होगी। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठा करके बाहर कौन ले जाए? अब कि नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले जाएंगे। फिर रुक रुक करके बोले, अच्छा, तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी कभी तक अभी अभी तक
रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठाया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गया और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पा करके उसकी कमी को पाल लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर के वह चुप हो गया, किंतु बीच-बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करने करके रो उठता था और फिर एकाएक चुप हो जाता था और कभी-कभी हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बीच में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी, अब वह उन्हें लेकर के आंगन में एक और रसोई छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है आम? कहाँ है? अगेठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर के आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जैसे कागज में वे लिपटे हुए थे, वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जा करके खड़ी उसे पढ़ रही थी। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर के उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अपनी अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल के कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों में चढ़ कर के कच्ची आमियां तोड़-तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग जाता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता-पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने एक पुस्तक ला कर के दी थी और कहा, इसके 20 पेज रोज पढ़ो, हफ्ते भर बाद में इसे समाप्त कर चुकी होगी, नहीं तो मार-मार करके चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति वह फर्क नहीं होने देना चाहती थी। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, तो उदात्त स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय वे यही सोच रहा था कि वही उद्दंड और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। या क्या वही? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत वितीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ा करके रोने लगा। नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठ करके एक हाथ से उसे थपकाने और दूसरे हाथ से कई एक छोटे-छोटे डिब्बे उठा करके अपने सामने रखने लगी। और हाँ, हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की, एक दूसरे को कुछ कहने की और न जाने किस-किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तर पर लेट गए और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछाकर उसे पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी-कभी चौंक कर उठता। एक बार तो उठकर बैठा ही था, परंतु लेट भी गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। फिर किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी पर अपार संज्ञा जैसे मुझे बताया वह ऊँच रहे थे। तब लगभग 10:30 बज रहे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में यद्यप बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे-धीरे खाना खा रही थी।
फिर इधर उधर खिसक कर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनव था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नारस लगने वाली स्टील की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता के से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख करके मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग, कोई कोमल किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिस आर की तपन शांति आकान दाह पहाड़ों में भी भाप से उड़ करके वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह मैंने ही देखा, अकेले में। महेश्वर ऊग रहे थे और मालती उस समय भोजन के निमित्त होकर के दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिला करके जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में से तो जैसा लगता है, इस असल जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैत्यवशोषित वाता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झटपट उसे उठाने को दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर से कहा, मेरे मन ने भीतर ही बाहर एक भी शब्द नहीं निकाला। माँ युवती, माँ, या तुम्हारे हृदय को क्या हो गया, जो तुम अपनी एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी, जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि भावना मिथ्या नहीं है, और मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन में इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी परिधि की घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतने ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्वज शांति हो गई था। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप था। यद्यपि कभी एक आध मिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर आकाश में किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की धड़कन के साथ ही मालती की छाती का एक फोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी समझ में आती है, जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन थे, लाइनें थी, उनको सबको हमने अंडरलाइन किया। अगर समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।